Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about adrenal glands. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया था और इंडोक्राइन सिस्टम को हमने यहाँ पर 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज प्रेजेंट किया हूँ आपके सामने 8th लेक्चर को लेकर के, और ये इस लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पर सिक्रेट हो रहे हैं, किस तरीके से इस हार्मोन्स का सिंथेसिस हो रहा है, किस तरीके से हमारे बॉडी में इसका रेगुलेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा, किस तरीके से एक्शन काम कर रहा है, ये सभी चीज को हम डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो बने रहिए और लेक्चर को डिटेल्स में देखा करिए, ए टू जेड छोटे छोटे पॉइंट को ऑब्जर्व करके वॉच करके देखा करिए। और जहां से आपके माइंड में क्वेश्चन में जनरेट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताया करिए। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और इंडोक्राइन में हम एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में पहले हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो होती है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। ये आपको किडनी नजर आ रही है, ठीक है ना। और किडनी का ये सुपीरियर जो पोर्शन है, अपर वाला पोर्शन, यहाँ पर ही इस ग्लैंड की सिचुएशन होती है। इस ग्लैंड की सिचुएशन सुपीरियर पोर्शन में होती है, तो इस ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहती हैं। मतलब एड्रीनल ग्लैंड्स तो कहते हैं, साथ में इसको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहती हैं। और इस ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड्स भी कहा जाता है। सेकंड, इसको एसेंशियल इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, या कि सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है लाइफ सेविंग ग्लैंड, ये चीज को समझिए। एक्चुअल में अगर ये ग्लैंड्स हमारे बॉडी में, या कि अपन के बॉडी में इस हार्मोन्स का सिक्रेशन ना करे, जो आगे हम पढ़ेंगे, उस हार्मोन्स का सिक्रेशन ना करे, तो समझ सकते हैं कि अपने बॉडी की जो लाइफ सर्वाइवल है, ठीक है, तो वो 3 to 15 डेज के अंदर डेथ हो सकती है, ठीक है। ये कौन एक्सप्लेन करके बता रहा है? इंडोक्राइन्स ग्लैंड बता रहा है। इसलिए इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड्स कहा जाता है, क्योंकि इससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं अपने इसेंशियल लाइफ के लिए, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स दोनों किडनी के सुपीरियर पोल पर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहती हैं, ठीक है। और ईच किडनी, मतलब प्रत्येक किडनी के ऊपर जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उस ग्लैंड्स का ही लगभग 4 ग्राम बेड्स होता है, ठीक है। 4 ग्राम बेड्स देखने को मिलता है इसका ग्लैंड का है। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज बता रहा है कि एड्रीनल जो ग्लैंड्स है, यहाँ पर 2 पार्ट्स से रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर है एड्रीनल कॉर्टेक्स, सेकंड है एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ये आउटर पोर्शन होता है, और जबकि जो एड्रीनल मेडुला है ये सेंट्रल पोर्शन, या कि कह सकते हैं कि इनर पोर्शन है। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स का आउटर पोर्शन है, तो यहाँ पर ये 80% ग्लैंड्स को कंटेन करके रखता है, जबकि एड्रीनल मेडुला में 20% ग्लैंड्स को कंटेन करके रखता है। मतलब कि 80% पूरा भाग कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट रहेगा और 20% मेडुला के पास प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये समझिए आप कि ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, तभी हमने बताया कि 2 पार्ट्स है। एक तो यहाँ पर इसका मेडुला है जो इनर वाला पार्ट्स है, और कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर पार्ट्स जो 80% कंटेन कर रहा, ठीक है। तो अगर इसके हम कुछ क्रॉस सेक्शन करके इसकी हिस्टोलॉजी, मतलब कि टिश्यू की स्टडी करें, तो यहाँ पर 3 लेयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इन दोनों आउटर लेयर में 3 लेयर देखने को मिलेगी। फर्स्ट है आउटर, मिडिल और इनर। तो आउटर लेयर को हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, मिडिल लेयर को जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, इनर लेयर को जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, ठीक है। ये जो 3 लेयर प्रेजेंट है यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास, यही तीनों लेयर का है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है इस ग्लैंड के अंतर्गत। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को समझिए कि ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है एड्रीनल ग्लैंड्स का, ठीक है। अब यहाँ से कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों को जूम किया गया और कुछ इस तरीके से इस टिश्यू को रिप्रेजेंट किया गया। अब इस टिश्यू में प्रेजेंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मतलब कि ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के ही बना होता है, कुछ एपिथेलियम टिश्यू
टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि इस साइड टिश्यू एरिया नजर आ रहा है, इस साइड हार्मोन्स रिलीज्ड नजर आ रहा है और साथ में इधर हार्मोन्स का एग्जाम्पल बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पॉइंट समझिए। पहले टिश्यू कौन कौन से प्रेजेंट है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो जोना जो ग्लोमेरुलोसा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है, जोना फेसिकुलेटा भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है, जोना रेटिकुलरिस भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से ये बता रहा है कि जो टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर जोना के रूप में, यहाँ से कौन हार्मोन्स का रिलीजिंग हो रहा है, मतलब कौन सा हार्मोन से रिलीज हो रहा है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन से रिलीज कर रहा है, जो इसका काम होता है मिनरल को बैलेंस बनाना, मतलब हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है उसको बैलेंस बनाना। ये काम किसका होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का। सेकंड है फेसिकुलेटा के अंतर्गत ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन जनरेट होंगे, तो आप जरूर ध्यान से पढ़ते चले जाइए और नोट्स बनाते जाइए। एंड्रोजन की अगर बात करेंगे तो एंड्रोजन रेटिकुलरिस से रिलीज हो रहा है, रेटिकुलरिस जो टिश्यू या सेल्स प्रेजेंट है, और ये मस्कुलिनाइजेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करने का काम करेगा। स्ट्रेस हार्मोन जो होता है ये सिंपैथेटिक एएनएस को स्टिमुलेट करेगा, मतलब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको सिंपैथेटिक जो प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करके स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। ठीक है, एग्जांपल में समझिए कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्ड्रोजन हार्मोन से आएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल से, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। ठीक है, ये शब्द को याद रखिए, तीनों आपको सेम नजर आ रहे हैं बट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। फर्स्ट है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन का कॉर्टिसोन। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स के अंतर्गत डिहाइड्रो ईपी डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरोन और स्ट्रेस हार्मोन्स में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दो चीज प्रेजेंट हैं। क्लियर, तो होप सो आपको ये लेक्चर यहाँ पर इसका हिस्टोलॉजी समझ में आया होगा। क्लियर, चलिए आगे यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से प्रेजेंट है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास हैं। ठीक है, कि कौन कौन हार्मोन्स के यहाँ पर सिक्रेशन होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स यह एड्रिनल ग्लैंड्स का आउटर पार्ट्स होता है, जो कि ग्लैंड्स का 80% हिस्सा ऑक्युपाई करता है, और वही अभी हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया कि 80% जो हिस्सा किसके पास हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास हो रहा है। यहां से 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स है ये स्टेरॉइड नेचर का होता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स किस नेचर का होता है, तो ये स्टेरॉइड नेचर का होता है, इसलिए इसको कॉर्टिकोस्टेरोन भी कहते हैं, सॉरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। क्लियर, इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि आउटर में आपको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें से एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिकोस्टेरोन नजर आएगा, दो हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन। ठीक है, और एंड्रोजन के अंतर्गत एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नजर आएगा, कैटकोलामाइंस के अंतर्गत एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नजर आएगा, पेप्टाइड्स के अंतर्गत सोमैटोस्टेटिन एंड सबस्टांस पी नजर आएगा। क्लियर, तो ये चीज को आप जरूर याद रखिए कौन सा हार्मोन्स किस जगह से रिलीज हो रहा है। क्लियर, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं इनका सिंथेसाइज ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा हमारे बॉडी में। सबसे पहले इसका हम सिंथेसाइज समझेंगे। सिंथेसाइज का मीन्स होता है कि फॉर्मेशन होना, मतलब हार्मोन्स बन कहाँ रहा एक्चुअल रूप से। ठीक है, तो ऑल एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स आर स्टेरॉइड इन नेचर, जितने भी एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, एंड सिंथेसाइज्ड मेनली फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ठीक ना, कहाँ से इनका सिंथेसाइज्ड हो रहा है, मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल से, और कोलेस्ट्रॉल से भी कहाँ से हो रहा है, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा है फ्रॉम द सर्कुलेटरी ब्लड, मतलब हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी ब्लड चल रहा है उसका डायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा है, और वही कोलेस्ट्रॉल से
इसका सिंथेसाइज्ड हो रहा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो सिंथेसाइज्ड विद इन द कॉर्टिकल सेल्स है, मतलब जो कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट हैं तो वहां से स्मॉल क्वांटिटी में इसका सिंथेसाइज्ड हो रहा है, इसका एडिनोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का। क्लियर। एसिटिल को एंजाइम्स ए, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिल को एंजाइम्स, या कि एसिटिल को ए भी शॉर्ट में बोला जाता है। अब यहाँ पर समझिए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, ये कोलेस्ट्रॉल आपको नजर आ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल जैसे यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज ये एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, और ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होकर के प्रेग्नेनी नैलोन्स हैं, ठीक ना, नैलोन्स इस हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। अब ये हार्मोन्स जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे जनरेट होगा कि प्रेग्निनोलेनोन, ठीक ना, प्रेग्निनोलोन हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको एक टिक करना पड़ेगा। क्लियर। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से अगर 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर 21 बीटा हाइड्रोलेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉन का फॉर्मेशन हो रहा तो वहां पर 11 बी हाइड्रोक्सी लेज एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब वो एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उस दौरान पर यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉन से एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे 18 बी हाइड्रोक्सीलेज एंड 18 डिहाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाए। एंजाइम्स और हार्मोन्स का नाम याद जरूर रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। क्लियर। चलिए अब इसका हम ट्रांसपोर्टेशन समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में कैसे कैसे इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर आगे हम डिटेल्स में देखेंगे एक एक हार्मोन्स का। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाय बाइंडिंग विथ प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा बाइंड होकर के ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और उस प्रोटीन का नाम होता है ग्लोबुलिन से। इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछ देगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अगर ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किस प्रोटीन के द्वारा बाइंड होकर के जाता है, तो ग्लोबुलिन से। ठीक है, और लेकिन ये 50% लूजली बाइंड होता है, और ये 50% क्या होता है, फ्री फ्रॉम जो होता है सीरम, ये कि प्लाज्मा में, ये कि ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। क्लियर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर बात करेंगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन। अब यहाँ पर भी एक स्पेशल टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स, या कि इसी को हम सेकंड नाम से और जानते हैं ट्रांसकोटिन। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। ट्रांसकोटिन प्रोटीन के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 94% ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोटीन। मतलब इस प्रोटीन के द्वारा जो 94% ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है वो ट्रांसपोर्ट होने का काम करता है। रिमेनिंग 6% फाउंड फ्री फ्रॉम इन द प्लाज्मा। 6% कहां पर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। एल्बुमिन्स प्ले अ वेरी लिटिल रोल इन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ट्रांसपोर्ट। जो एल्बुमिन होता है ये भी इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन बहुत ही लिटिल मात्रा में ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभार ऑप्शन में दे देता। सेक्स हार्मोन्स की अगर बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग में, तो एड्रिनल सेक्स हार्मोन ट्रांसपोर्टेड बाय द अनदर स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स प्रोटीन। ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ये पूरा शॉर्ट में इसको बोला जाता है SHBG। ठीक है, ये प्रोटीन के द्वारा सेक्स हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। क्लियर। इतना आप इसके बारे में समझ गए कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। फैट ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का फैट किस तरीके से डिग्रेडेड हो रहा है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर द डिग्रेडेड मेनली इन द लीवर सेल्स। मतलब कि लीवर में प्रेजेंट होती एक सेल्स जिसको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा ही क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सेल्स का है, या कह सकते हैं फैट का डिग्रेडेशन होता है। कंजुगेटेड
टू फॉर्म द ग्लूकोनोइड से, मतलब कि ये क्या करता है, कंजुगेटेड करता है, किसका फॉर्मेशन, कंजुगेट होकर के ग्लूकोकोर्टिनोइड से। ये एक तरह के कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स हैं। एंड लेसर एक्सटेंड फॉर्म द सल्फेट, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सल्फेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अबाउट 25% ऑफ द corticosteroids आर excreted इन द वाइल एंड फिशेस, मतलब 25% क्या हो रहा है, वाइल और फिशेस के द्वारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। रिमेनिंग जो 75% बच रहा है यूरिन के द्वारा स्क्रेट आउट हो रहा है। क्लियर, इतना इनके बारे में समझ गए यहाँ पे। अब आगे आ जाइए डिटेल्स में कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स एक्चुअल में किस तरीके से हमारे बॉडी में एक्शन या कि फंक्शन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, इसको समझते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, इसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स भी कहती हैं। यह हार्मोन्स मिनरल का एक्शन करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाने का काम करता है। और ये मुख्य रूप से 2 होते हैं, एल्डोस्टेरॉन, सेकंड 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। किस तरीके से काम कर रहा है ये, कि ये सोडियम आयन पर वर्क करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फूड मतलब ईसीएफ पर वर्क करेगा, ब्लड प्रेशर पर वर्क करेगा, पोटेशियम आयन पर वर्क करेगा, हाइड्रोजन आयंस पर वर्क करेगा, स्वेट ग्लैंड्स पर वर्क करेगा और इंटेस्टाइन पर वर्क करेगा। इतना 7 तरीके से ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है अपना। अब इन्हीं को हम डिटेल्स में समझ लेते हैं कि एक्शन ऑन द सोडियम आयंस, एल्डोस्टेरॉन, या सोडियम आयंस की हम पहले बात करेंगे कि एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन की डीसीटी से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, मतलब नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है एक ट्यूबुल्स जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। अब ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स क्या करता है, वहां पर सोडियम जो आयंस प्रेजेंट हो गए उसको रीअब्जॉर्ब करके बढ़ाएगा। एल्डोस्टेरॉन रीनल ट्यूबुल से पोटेशियम के एक्सक्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, डिफिनीशन जरूर याद रखिए कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आगे समझिए यहाँ पे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फूड कि एल्डोस्टेरॉन डीसीटी से सोडियम के साथ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, इससे ईसीएफ का वैल्यूम बढ़ता है। ठीक है ना, मतलब कि ईसीएफ का लेवल बढ़ता रहता है। ब्लड प्रेशर में किस तरीके से काम करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाने के कारण वेसल्स पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसको हम ईसीएफ कहते हैं, अगर उसका वॉल्यूम ब्लड वेसल पर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेशियम आयन पर किस तरीके से वर्क करता है कि एल्डोस्टेरॉन पोटेशियम आयन का रीनल ट्यूबुल से एक्सक्रेशन करता है। एक्शन ऑन द हाइड्रोजन आयन, एल्डोस्टेरॉन हाइड्रोजन आयन के ट्यूबुलर सिक्रेशन को बढ़ाता है। स्वेट ग्लैंड्स, एल्डोस्टेरॉन स्वेट ग्लैंड से सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे कि इंटेस्टाइन में किस तरीके से एक्शन करता है, तो एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन्स है इंटेस्टाइन से सोडियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से ये अपना कार्य करता है, तो इनको जरूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। क्लियर, अब सेकंड हम बात करेंगे ग्लूको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। यह भी एक तरह का है स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। इसमें 3 तरीके से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन। क्लियर, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पर एक्शन करता है और स्ट्रेस और इंजरी की कंडीशन में बॉडी को हील करने में फंक्शन करता है। मतलब अगर बॉडी में किसी प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो वहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हील करेगा और उसके फंक्शन को परफॉर्म करेगा। 8 तरीके से ये अपना एक्शन दिखाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन द मसल्स, एंटी एलर्जिक एक्शन, एक्शन ऑन द वाटर मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन द बोन्स, एक्शन ऑन द ब्लड सेल्स, एक्शन ऑन द स्ट्रेस और एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से करता है। अब इनको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। क्लियर, समझिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। एक्चुअल में एक यहाँ पर साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है। क्लियर, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो यह प्लाज्मा प्रोटीन की लेवल को बढ़ाता है। यह सेल्स में एमिनो एसिड को बॉडी से रिलीज करता है। ठीक है,
फैट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो यह एडिपोज टिश्यू से फैट का मोबिलाइजेशन करता, मतलब उसको तोड़ता रहता है। यह ब्लड में फैटी एसिड से एनर्जी बनाने में भी हेल्प करता रहता है। क्लियर, इतना आप समझ गए। मसल्स की बात करेंगे तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स मसल पर प्रेजेंट प्रोटीन का कैटाबोलिज्म करता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंटी एलर्जी एक्शन करता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स अगर यहाँ पर वाटर मेटाबॉलिज्म के रूप में देखेंगे तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स वाटर एक्सक्रेशन को इंक्रीज करके वाटर लेवल को रेगुलेट करता है। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का फंक्शन होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बोन्स में किस तरीके से कार्य कर रहा है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बोन्स पर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करता है। ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि सेल्स का फॉर्मेशन करता रहता है। एक्शन ऑन द ब्लड सेल से ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स सर्कुलेटिंग इस्नोफिल सेल्स को डिक्रीज करता, मतलब कि जो सर्कुलेशन में इस्नोफिल सेल्स होती है उसको डिक्रीज करके ब्लड सेल्स को भी रेगुलेट करेगा। स्ट्रेस को किस तरीके से कार्य कर रहा है कि मेंटल फिजिकल या कि स्ट्रेस होने पर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने का फंक्शन करता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी की अगर बात करेंगे तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बॉडी में इन्फ्लामेशन डेवलप होने पर इसे रिड्यूस करने का कार्य करता है। मतलब हमारे बॉडी में किसी प्रकार की अगर इन्फ्लामेशन कंडीशन उत्पन्न हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पर एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन्स कार्य करेगा और उसको रिड्यूस करके कम कर देगा। क्लियर। एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से मेल सेक्स हार्मोन्स से रिलीज होता है, जहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन ड्यू टू बीइंग द सिक्रेटेड इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड देयर द फिजियोलॉजिकल एक्शन इन द नील, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इसका रिलीजिंग होता है, सिक्रेट होता है, लेकिन इसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन हो रहा, कार्य हो रहा है, वो बहुत ही नील होता है। क्लियर, इतना इसके बारे में आप समझिए। अब यहाँ पर सेकंड हम देखेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में। अभी तो हमने पूरा किसके बारे में जानकारी लिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में लिया। अब सेकंड हम देखेंगे एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला इनर पोर्शन में प्रेजेंट है, येलो टाइप्स के आपको नजर आ रहा होगा। यह एड्रिनल ग्लैंड का 20% इनर पार्ट्स होता है, यह कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट्स होता है, जो कि क्रोमोफिल सेल से बनता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ गई, एक सेल्स होती है जिसको हम क्रोमोफिल सेल्स कहते हैं, वहां से ही इसका फॉर्मेशन हो रहा। इन सेल्स के द्वारा एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स भी सिक्रेट होते रहते हैं, और इन सेल्स को हम क्रोमोफिल या कि फियोक्रोम सेल्स भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि अनादर नाम जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ द क्रोमोफिन सेल्स की बात करेंगे तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पर एडिनाइन सिक्रेटिंग सेल्स, जो कि 90% प्रेजेंट होती है। सेकंड है नॉन एडिनाइन सिक्रेटिंग सेल्स, जो कि 10% प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एड्रिनल मेडुला से हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंस जरूरी है। ठीक है, समझिए यहाँ पर कि एड्रिनालिन और इपिनेफ्रिन इन्हीं का नाम होता है। सेकंड है नॉन एड्रिनलिन, जिसको हम नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। थर्ड है यहाँ पर डोपामाइंस। ठीक ना, 3 हार्मोन्स के यहाँ पर रिलीजिंग हो रहा है। समझिए, अब यहाँ पर हार्मोन्स के डिटेल्स में आने से पहले एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो कैटकोलामाइंस है, जिसको हम एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स भी कहते हैं, इसका हमारे बॉडी प्लाज्मा में कितना लेवल प्रेजेंट है, इसको जानना जरूरी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। एड्रिनलिन 3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। नॉन एड्रिनलिन 30 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। डोपामाइन 3.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, हाफ लाइफ की अगर बात करेंगे तो कैटकोलामाइन की हाफ लाइफ 2 मिनट्स होती है। अब इनका कार्य की बात कर लेते हैं, किस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एक्शन ऑन द एड्रिनालिन या कि नॉन एड्रिनालिन, एड्रिनालिन और नॉन एड्रिनालिन का फिजियोलॉजिकल एक्शन एक जैसे होता है, दोनों का सिमिलर रहता है। ठीक है, 4-5 एक्शन है। ब्लड पर एक्शन करेगा, हार्ट पर एक्शन करता है, रिस्पायरेशन पर कार्य करता है, स्केलेटल मसल्स पर कार्य करता है, और ब्लड प्रेशर पर कार्य करता है। अब इन्हीं को डिटेल समझते हैं कि ब्लड पर किस तरीके से कार्य कर रहा है कि एड्रिनालिन और नॉन एड्रिनालिन ब्लड के
ग्लोकुल कोगुलेशन टाइम को रिड्यूस करता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का टाइम रिड्यूस होता है। मतलब जो ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस हो रही है उसको रिड्यूस करेगा, जिससे कारण ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम इंक्रीज हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन दोनों कार्य कर रहा है। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। एक्शन ऑन द हार्ट, हार्ट में किस तरीके से काम करता है ये, कि एड्रीनलिन हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी को बढ़ाता है, यह हार्ट की रेट को भी बढ़ाता है। ठीक है, रिस्पायरेशन में किस तरीके से काम करता है, कि एड्रीनलिन रिस्पायरेशन रेट और उसके फोर्स को बढ़ाता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में किस तरीके से काम करता है, कि एड्रीनलिन स्केलेटल मसल्स की कंट्रक्शन को बढ़ाता है, जिससे मसल्स जल्दी फटीग हो जाती है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे आप वर्क कर रहे हैं, 24 आवर्स आप वर्क में लगे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या कि मेंटल एक्टिविटी, जिस तरीके से आप जो होता है वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी मसल्स फटीग ना हो, मतलब आपकी मसल्स को थकान ना हो, तो आप 24 आवर्स क्या, जब आप 365 दिन तक वर्क करते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो होता है एड्रीनलिन हार्मोन्स वर्क करता है और आपकी बॉडी में फटीग महसूस होता है, फीलिंग होती है, आपकी मसल्स फटीग होती है, जिसके कारण आप रेस्ट कर पाती हैं। क्लियर? अगर ये प्रोसेस ना हो तो आप कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे रोबोटिक की तरह। एक्शन ऑन द ब्लड प्रेशर की अगर बात करेंगे तो एड्रीनलिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और साथ में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। तो याद रखिएगा कि एड्रीनलिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है, जबकि डायस्टोलिक जो होता है प्रेशर, ब्लड प्रेशर, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ गए। डोपामाइन हार्मोन्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ी सी डोपामाइंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका एक सेपरेट लेक्चर हम तैयार करेंगे, काफी इंटरेस्टेड और काफी इंपॉर्टेंस डोपामाइन हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो एड्रीनल मेडुला के द्वारा एड्रीनल डोपामाइन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इसको याद रखिए, उस क्वेश्चन पूछ देगा कि डोपामाइन जो होता है तो वो किस ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। और स्पेशली एड्रीनल मेडुला के अलावा, ठीक ना, ब्रेन के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो डोपामाइन हार्मोन्स का सिक्रेशन करने का काम करते हैं। उसको जब हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ना आपको, तो और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, एक्शन की अगर बात करेंगे तो चार ये अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन ये कि फंक्शन दिखाता है। फर्स्ट है बेसो कंस्ट्रिक्शन बाय द रिलीजिंग द नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स का रिलीजिंग हो रहा है बेसो कंस्ट्रिक्शन के रूप में, वो काम करता है। बेसो डायलेशन इन मेजेंट्रिक, मतलब मेजेंट्रिक जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पर बेसो डायलेशन का काम करता है। इंक्रीज इन द हार्ट रेट को इंक्रीज करता है बीटा रिसेप्टर के द्वारा। ठीक है, इंक्रीज इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करने का काम करता है। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो रिपीट क्लास देखिए, बार बार क्लास को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ में। और एक लेक्चर और बचा है इसका इंडोक्राइन सिस्टम का, उसको फिनिश करेंगे। देन इसके बाद हम कोई अनदर सिस्टम को या कि अनदर सब्जेक्ट के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको जिस तरीके से लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम वो लेक्चर आपको अवेलेबल कराएंगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच।